सबसे पहले इनको अंडरलाइन कर लीजिए। 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, 35.5 पार्ट ऑफ Cl और 108 पार्ट ऑफ सिल्वर। इसका मीनिंग क्या है सर? अगर मान लो मैंने तुम्हें कोई कंपाउंड दिया और मैंने कहा कि यार इसका इक्विवेलेंट वेट बताओ, तो तुम सबसे पहले ये देखोगे कि वो किसके साथ जुड़ा है, तभी तो कंपेयर करोगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आराम से देखिए, आपको 100% आएगा सर। अगर मैंने कहा CaH2 एक कंपाउंड है, तुमने कहा ठीक है सर, और मैंने कहा कि आप मुझे कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट बताओ, बात समझना। तो अब तुम्हारी थ्योरी, तुम्हारी डेफिनेशन इतनी बड़ी है, लेकिन तुम्हारा सारा कंसंट्रेशन किस पर आके रुक जाएगा? हाइड्रोजन पर, क्योंकि इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। यानी तुम क्या देखने जाओगे कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए? कि हाइड्रोजन के एक पार्ट या 1 ग्राम के साथ कितने ग्राम कैल्शियम जुड़ा हुआ है, वही उसका क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट। चाहे पार्ट बोल दो चाहे ग्राम बोल दो, बात समझ में आ रही है? तो अब ये बताइए, क्या आप ये चेक करने जाएंगे कि 1 पार्ट हाइड्रोजन के साथ कितने पार्ट कैल्शियम के जुड़े हुए हैं, वही कैल्शियम का क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट। ये तो तुम्हारा कंसेप्ट हुआ कि इससे हम आंसर निकालेंगे, लेकिन उसने तुम्हें कंपाउंड में कुछ भी दे सकता है। तो अगर उसने आपको कुछ भी दिया है तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? 40। तो हम ये मानकर चलेंगे कि कैल्शियम कितने पार्ट है? 40 भाग है सर। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है गुरु? 1। लेकिन कितनी बार हाइड्रोजन है? 2 बार। यानी कि हाइड्रोजन के कितने पार्ट है? 2 पार्ट। तो 2 पार्ट हाइड्रोजन 40 पार्ट कैल्शियम के साथ जुड़ा है आपके दिए गए कंपाउंड में। ये चीज कुछ भी हो सकती है जो वो देगा, लेकिन इक्विवेलेंट वेट जो है वो कंफर्म है। वो केवल और केवल तब निकलेगा जब आप कंपेयर करोगे 1 पार्ट हाइड्रोजन के साथ कितना कैल्शियम जुड़ा है। तो सर 2 के साथ कितना जुड़ा है? 40। तो 1 के साथ कितना जुड़ा होगा? 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन के साथ कितना कैल्शियम जुड़ा होगा? 20 पार्ट ऑफ कैल्शियम के जुड़े होंगे या नहीं जुड़े होंगे सर? अब क्या आपकी डेफिनेशन यहां पर फिट बैठ जाती है? इसका मतलब आंसर कितना जाएगा? कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा? 20। क्या ये बात समझ में आती है आपको? खत्म नहीं हुआ, छापो मत। इसका मतलब जो चीज दी है उसी के लिए कंपेयर करना पड़ेगा हमको। अब मैंने अगला तुमको दिया, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। आपसे पूछा गया सल्फर का इक्विवेलेंट वेट बताओ, बात समझना। सबसे पहले आप क्या देखोगे? क्या लगा है? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन लगा है तो तुम्हारा सारा खेल कहां पर आके सिमटा? 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। यानी तुम कहोगे 8 पार्ट ऑक्सीजन से कितना सल्फर जुड़ा है, वही सल्फर का क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट। अब तुमको यहां क्या दिया है उसको देखो। सल्फर कितनी बार है? 1 बार। सल्फर का एटॉमिक वेट कितना होता है? 32। यानी कि आप बोलोगे 32 पार्ट आपको क्या दिया है? सल्फर। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 16। ऑक्सीजन कितनी बार है? 2 बार। 16 दूनी 32, यानी 32 पार्ट ऑक्सीजन के। यानी ये दिया हुआ है आपको 32 पार्ट ऑक्सीजन के 32 पार्ट सल्फर से जुड़े हैं। लेकिन इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? 8 पार्ट ऑक्सीजन कितने सल्फर से जुड़ा है? तो सर बड़ा सिंपल है, दोनों तरफ 4 से भाग दोगे तो आ जाएगा। तो 8 पार्ट ऑक्सीजन आपको कितने भाग सल्फर से जुड़ा मिलेगा? 8 पार्ट ऑफ सल्फर से। आंसर क्या होगा? 8। क्या बात समझ में आती है या नहीं आती है? तो इसका मतलब डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है
और उस डेफिनेशन के बिहाफ पर आप निकाल सकते हैं। क्लियर है मामला? बना लीजिए। कहीं कोई डाउट हो हाथ उठा के दोबारा पूछ लो। पहला काम हमें यह देखना है कि हमारा एलिमेंट किसके साथ जुड़ा है, तब हम उसके साथ ही कंपेयर करेंगे। और हर एक के लिए वैल्यू फिक्स बना दी गई है। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में 1 पार्ट में देखेंगे कितना जुड़ा है वो एलिमेंट। ऑक्सीजन अगर जुड़ा है तो बोलेंगे 8 पार्ट ऑक्सीजन के साथ कितना जुड़ा है। कल को Cl के साथ जुड़ा होगा तो देखेंगे 35.5 पार्ट Cl के साथ कितना जुड़ा है। कल को सिल्वर के साथ जुड़ा होगा तो देखेंगे 108 पार्ट सिल्वर के साथ वो एलिमेंट कितना जुड़ा है। अब जो हमको दिया जाता है वो हम एटॉमिक वेट से निकाल लेते हैं डायरेक्ट। बात समझ में आ रही है कि नहीं? उसके बाद कंपेयर करते हैं। यूनिटरी मेथड है, सीधा फंडा है बेटा। ये अभी आगे क्लियर हो जाएगा। अभी तो ये डेफिनेशन है, अभी चल रहा है मामला। अभी बिल्कुल क्लियर करेंगे कि असलियत में ये आया कहां से है, यानी ये डेफिनेशन कैसे बनाई गई है। और एलिमेंट कोई भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बस तुम्हें उस एलिमेंट का क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक वेट, तभी तो तुम निकाल पाओगे कितना कितना जुड़ा हुआ है आपस में। 2 सवाल अब हम आपको देंगे, आप हमको इसी पे करके दिखा दीजिए। इस पे आता नहीं है सर, लेकिन शुरुआती थ्योरी है तो पता रहता है तो आगे चल के समझ में आता है। जैसे इन्होंने सवाल पूछा कि ये कैसे पता चला तुमको कि 8 भाग ही ऑक्सीजन चाहिए, या 35.5 पार्ट ही Cl क्यों चाहिए, 71 क्यों नहीं चाहिए, हाइड्रोजन 1 पार्ट ही क्यों चाहिए। हमारा मन है हम 2 पार्ट के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए आगे कंसेप्ट है, अभी आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। अभी 5 मिनट में मामला क्लियर होने लगेगा। यहां तक क्लियर है मामला? अब अगर मैं तुमको हटाऊं इसको, चलो सर सवाल लिख रहा हूं, बताना। कैल्शियम क्लोराइड है, हमें कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट बताइएगा। दूसरा सर मैग्नीशियम ऑक्साइड है, हमें इक्विवेलेंट वेट मैग्नीशियम का बताइएगा। जिन लोगों को नहीं पता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24 होता है, ठीक है ना? बनाओ। मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24 होता है। सबसे पहले क्या करना है, अगर Cl दिया है तो कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हमको कहां तक जाना पड़ेगा? 35.5 भाग Cl से कितने भाग कैल्शियम जुड़ा है? बोलो सर। मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या ऑक्सीजन जुड़ा है, हमें कहां तक जाना पड़ेगा? 8 पार्ट ऑक्सीजन से कितने पार्ट मैग्नीशियम के जुड़े हुए हैं। लेकिन जो दिया है वो पहले लिख लेते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक वेट होता है 40, यानी कि 40 पार्ट कैल्शियम आपके दिए गए कंपाउंड में जुड़ा है 71 पार्ट Cl के साथ, क्योंकि Cl का एटॉमिक वेट कितना है? 35.5। तो सर अगर आपको कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो 71 पार्ट Cl से 40 पार्ट है तो 35.5 पार्ट Cl आधा किया आपने, तो क्या इधर भी आधा हो जाएगा? 20 पार्ट कैल्शियम जुड़ा होगा, और यही कैल्शियम का क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट होगा। क्लियर है मामला? इधर आते हैं सर, मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट है 24, तो 24 पार्ट मैग्नीशियम से ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट है 16 पार्ट ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में हमें कहां तक जाना है? 8 पार्ट ऑक्सीजन में। तो अगर 8 किया है तो क्या 2 से भाग दिया होगा? तो जो काम इधर किया है वही इधर करना पड़ेगा।
यानी 12 पार्ट मैग्नीशियम जुड़ा होगा। तो मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट कितना आया? 12। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो वो डेफिनेशन ही मेन काम कर रही है, और वो डेफिनेशन के आधार पे ही आप किसी का भी निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट वेट। यहां तक क्लियर है मामला? अब सर कहा गया कि जो इक्विवेलेंट वेट है किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट, अगर वो एटम है तो आप ऊपर क्या रखेंगे? एटॉमिक वेट। अगर वो मॉलिक्यूल है तो आप ऊपर क्या रखेंगे? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय, अब मुझे सिर्फ इतना बताइएगा, मॉलिक्यूलर वेट में तो डायरेक्ट आ जाता था यहां पे, अब यहां एक टर्म काम करेगा जिसका नाम है वीएफ, और वीएफ का मतलब है वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये वैलेंसी फैक्टर केवल और केवल एक नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक नंबर है, पहली चीज। दूसरी बात, ये वैलेंसी फैक्टर पर मोल के लिए डिफाइंड है। किसके लिए डिफाइंड है? पर मोल के लिए। कुछ लोग पर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, एक ही बात है, Na से मल्टीप्लाई करोगे तो बराबर ही आने वाला है मामला। तो इसका मतलब अगर हमें किसी भी चीज के कितने भी मोल दिए हो, यानी उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ भी हो, उसका वैलेंसी फैक्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सर एक बात बताइए, क्या हमें एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट पता रहता है? बोलो भैया। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए जो पहली चीज हमको चाहिए, एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट, क्या यह चीज हमें पता रहती है? कौन सी चीज है जो हमें पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा? वैलेंसी फैक्टर। यानी इक्विवेलेंट वेट अगर किसी भी चीज का निकालना है तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? वैलेंसी फैक्टर। तो आज की क्लास में क्या सीखेंगे निकालना? वैलेंसी फैक्टर। अगर वैलेंसी फैक्टर निकाल ले गए तो किसी का भी इक्विवेलेंट वेट बता सकते हैं। दूसरी बात सुनिए, अब जो सवाल पूछा गया था कि ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में एटॉमिक वेट होता है 16, लेकिन लेते तुम 8 पार्ट के रिस्पेक्ट में हो, इसका मतलब ऑक्सीजन के केस में वैलेंसी फैक्टर 2 आता होगा। बोलो भैया। Cl के केस में एटॉमिक वेट के बराबर ले रहे हैं, यानी कि जनरली इक्विवेलेंट वेट निकालते समय जब Cl के रिस्पेक्ट में कंपेयर करते तो वैलेंसी फैक्टर 1 आता होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो सारा खेल अब कौन तय करेगा? वैलेंसी फैक्टर। और याद रखना है, किसी का भी इक्विवेलेंट वेट अगर निकालना है तो अगर वो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, एटम है तो एटॉमिक वेट। आयनिक वेट मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि आयनिक वेट नाम की असलियत में कोई चीज होती नहीं। आयन यानी चार्ज का वेट से कोई लेना देना नहीं है, तो चाहे प्लस आया माइनस आया, आप रखते तो मॉलिक्यूल का वेट ही हो वहां पर, तो इसलिए मैंने उसको यहां पे कंसीडर नहीं किया है कि अगर वो रहेगा तो भी आप लिख लोगे। डिवाइडेड बाय क्या करना है? वैलेंसी फैक्टर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें क्या पता होना चाहिए? वैलेंसी फैक्टर। हेडिंग डालिएगा वैलेंसी फैक्टर। याद रखना, वैलेंसी फैक्टर एक नंबर है, वैलेंसी फैक्टर पर मोल के लिए डिफाइंड है, वैलेंसी फैक्टर का कोई साइन नहीं होता, ना प्लस ना माइनस। यहां लिख लीजिएगा, वैलेंसी फैक्टर का कोई साइन नहीं होता, प्लस माइनस किसी से डिनोट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है। हां, ये नंबर फ्रैक्शनल भी हो सकता है और इंटीजर भी हो सकता है। वैलेंसी फैक्टर हमेशा इंटीग्रल वैल्यू आए ये जरूरी नहीं है। क्लियर है मामला? तो ध्यान रखना है, साइड में चाहो तो लिख लो कि नंबर है, और कैसा नंबर हो सकता है? फ्रैक्शनल, जीरो और इंटीजर टाइप। बल्कि जीरो तो काट ही दो,
जीरो कभी नहीं मिलेगा तुमको, जीरो कोई मीनिंग ही नहीं है। जीरो हो जाएगा तो वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी फिर। तो अगर कभी फ्रैक्शनल आए तो डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो तरीके बता रहे हैं 10 तरीके हैं, ये 10 तरीके अगर आपको याद रहेंगे, समझ के ध्यान रखेंगे, तो आप वैलेंसी फैक्टर जल्दी निकाल पाएंगे। वैलेंसी फैक्टर अगर जल्दी निकाल पाएंगे तो इक्विवेलेंट वेट किसी का जल्दी निकाल पाएंगे। और इक्विवेलेंट वेट क्यों पढ़ रहे हैं उसका सीधा फंडा, मोल कंसेप्ट में हमको बार बार रिएक्शन को पहले बैलेंस करना पड़ता था, रिएक्शन को लिखना पड़ता था, तब हम मोल को कंपेयर कर पाते थे। इक्विवेलेंट कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर दो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं तो उनके इक्विवेलेंट सेम रिएक्ट करेंगे। अगर किसी से कुछ बन रहा है तो जितने इक्विवेलेंट रिएक्ट कर रहे हैं उतने ही इक्विवेलेंट बनेंगे, यानी रिएक्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, रिएक्शन के पता होने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए कहा जाता है इक्विवेलेंट कंसेप्ट इज बेटर देन मोल कंसेप्ट। क्लियर है मामला? चलिए सर, तो पढ़ते हैं वैलेंसी फैक्टर। VF दस पार्ट में बटा हुआ है। ये 10 चीजें याद हो गई तो कभी भी केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं होगी। आइए, पहला है सर, बातें नहीं यार भाई, सुनते जाओगे तो काम हो जाएगा। फॉर आयंस, यानी अगर आपके सामने क्या आया, कोई आयन आया, तो आयन तो 2 प्रकार का होता है, या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब यहीं पर ही दोनों बना ले रहे। अगर कैटायन आया तो और एनायन आया तो 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। कहा गया कैटायन के लिए वैलेंसी फैक्टर होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज के बराबर, यानी उसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है वही उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। तो एनायन के लिए बेटा क्या बोलोगे? वैलेंसी फैक्टर होगा टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर, यानी कि जितना माइनस उसके ऊपर प्रेजेंट है वही उसका क्या होगा? वैलेंसी फैक्टर। बस हो गया, खत्म पहला वाला। अब लिख दे रहे हैं, तुम थोड़ा सा लिख के अपने आप को शांति दे दो। K प्लस Na प्लस Mg प्लस 2 Al प्लस 3 NH4 प्लस Cu प्लस 2, जितना दिख रहा है उतना ही वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। तो ये बड़ा आसान है, यानी कि इनके लिए 1 1 2 3 1 1 2, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना वैलेंसी फैक्टर। एनायन में आते हैं सर, Cl माइनस SO4 माइनस 2 NO3 माइनस PO4 माइनस 3 O माइनस 2 N माइनस 3 H2O3 माइनस 2 H माइनस CO3 माइनस 2। टाइम पास कर रहे हैं, बस लिख दिया है कि आयन आपको एक बार दिख जाए, जो ज्यादातर यूज होंगे। तो यहां 1 2 1 3 2 3 2 1 2। पहला केस क्लियर होता है।
अगर मेरे पास कोई आयन आया और मुझसे कहा गया कि वैलेंसी फैक्टर बताओ, तो उसके ऊपर प्रेजेंट जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना मैं क्या ले लूंगा, वैलेंसी फैक्टर। जितना नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, उसका वैलेंसी फैक्टर। बात समझ में आ रही है आपको? डायरेक्ट देखकर आप बता सकते हैं। चले बेटा, अब अगर इतना आपने लिख लिया है तो एक सवाल है छोटा सा, देखिए जरा, हमको बताइए, लिखिएगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ O-2 कितना होगा? O-2 को ऑक्साइड आयन भी कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑक्साइड। इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ca+2 कितना होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al+3 कितना होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट आयन कितना होगा? बस फटाफट निकाल दीजिए, बार बार जरूरत पड़ेगी तो आपको दिखेगा। पहला काम क्या करना होता है, जब भी किसी का इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना हो, आप एक काम अपनी आदत में डाल लीजिए, सबसे पहले उसका वैलेंसी फैक्टर बगल में लिख लीजिए, क्योंकि बिना उसके कुछ होने वाला नहीं है बेटा। तो अगर मैं तुमसे कहूं ऑक्साइड आयन, तो क्या इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है? Al+3 का वैलेंसी फैक्टर 3 है। Ca+2 का वैलेंसी फैक्टर 2 है और सल्फेट आयन का वैलेंसी फैक्टर 2 है या नहीं है सर? क्या आपने पीछे पढ़ा है इक्विवेलेंट वेट होता है एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, अगर सामने वाला एटम है, एटम मतलब सिंगल है तो, और मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर अगर एक से ज्यादा एटम है तो जोड़ के लिखना है आपको। आइए, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16, वैलेंसी फैक्टर है 2, आंसर कितना आएगा? 8। क्लियर है? यहां आते हैं, एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट है 27 डिवाइडेड बाय 3, यानी कितना आएगा? 9। कैल्शियम का एटॉमिक वेट है 40 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि कैल्शियम आयन का वैलेंसी फैक्टर 2 है, यानी उसका इक्विवेलेंट वेट 20 लिया जाएगा। सल्फेट आयन में बेटा सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, तो 32 + 16 × 4 यानी 64, 96 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 48। एक भी चीज फालतू नहीं निकलवा रहे हैं, ये बार बार यूज होगा, और जब हम यूज करेंगे तो उस समय आपकी काबिलियत ये है कि आप कहेंगे सर अच्छा ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट 8 लिख लो, क्योंकि तुमको याद है 16/2 होता है। क्लियर है मामला? तो पहला पार्ट क्लियर होता है, किसी भी आयन का हम देखकर निकाल सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है सर। चले, दूसरा पार्ट है फॉर बेस। किसी बेस का वैलेंसी फैक्टर आपको हमने पढ़ा रखा है अच्छे से, फिर से एक बार बता दे रहे हैं। बेस का मतलब जो OH- दे वो क्या है? बेस है। जो H+ को एक्सेप्ट करे वो भी क्या है? बेस। क्लियर है मामला? जितने H+ एक्सेप्ट करेगा वो उसका बेसिक कैरेक्टर दिखाएगा।
तीसरा सर, जो अपना लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को दान दे दे, यानी कि डोनेट करे, वो भी क्या है, बेस। बस फर्क इतना है, जब कोई अपना लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को डोनेट करता है तो उस समय लुईस भाई साहब के नाम से उसका नाम लिखा जाएगा, यानी क्या कहेंगे, लुईस बेस। क्लियर बात? अब सुनिएगा सर, बेस जितने OH माइनस दे सकता है या बेस जितने H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है वो उस बेस की एसिडिटी को बताता है। एक टर्म बार बार आएगा बेस के केस में, क्या, एसिडिटी। बेसिसिटी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब कहा जाता है नंबर ऑफ OH माइनस गिवन, या इसी का उल्टा भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ H प्लस एक्सेप्ट। कितना H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है या कितना OH माइनस दे रहा है। दोनों ही टर्म किसी भी बेस की एसिडिटी को बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर NaOH, क्या NaOH एक OH माइनस दे सकता है, यानी उसकी बेसिसिटी 1 हो, वो एसिडिटी 1 होगी। अमोनिया अब OH माइनस नहीं दे सकता, लेकिन अमोनिया एक H प्लस ले सकता है, इसलिए अमोनिया की एसिडिटी भी क्या होगी, 1 होगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं। दोनों ही तरीके से बेसिक कैरेक्टर डिफाइंड है। क्लियर है मामला? बेस के लिए कहा गया वैलेंसी फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसिबल OH माइनस। रिप्लेसिबल OH माइनस का मतलब होता है ऐसे OH जो OH माइनस के तरीके निकल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसिबल OH माइनस। अब अच्छा, किसी भी बेस के द्वारा जितने OH माइनस वो निकाल सकता है, क्या वही उसकी एसिडिटी कहलाती है? तो वैलेंसी फैक्टर किसी भी बेस की एसिडिटी के भी बराबर होता है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, हम कैसे देख के बताएंगे कि ये कितना OH माइनस देगा? हो सकता है 3 हो और 2 ही दे रहा हो। तो बेस के केस में आपको याद रखना है क्या, सीधा सा फंडा, जितना OH दिखे उतना वैलेंसी फैक्टर। ये लास्ट लाइन आपको याद रखनी है, बात खत्म। तो अब इससे आसान नहीं हो सकता। अगर कोई भी बेस आपको दिखता है, जितना OH दिख रहा है वही उसका क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर होगा। एग्जाम्पल्स लिखिएगा। NaOH CaOH का होल ट्वाइस, BaOH का होल ट्वाइस, CuOH, AlOH का होल थ्राइस, MgOH का होल ट्वाइस, NH4OH। आपको इनके वैलेंसी फैक्टर बताने हैं। तो देखकर आप डायरेक्ट बता सकते हैं। जितना जितना OH दिख रहा है वही उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। तो बेटा पहले वाले में 1 2 2 1 3 2 1। क्या कोई समस्या है इसमें?
आराम से देखकर निकाल सकते हैं। अच्छा, ये वैलेंसी फैक्टर जो है वो क्या कह रहा है कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को अगर देखें तो ये कितने OH माइनस दे सकता है? 3 OH माइनस, यानी इसकी एसिडिटी कितनी होगी? 3 होगी। 3 का मतलब 3 OH माइनस को ये रिप्लेस कर सकता है। तो बेस के केस में आपके लिए वैलेंसी फैक्टर बहुत आसान निकला। आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज देखकर अपना वैलेंसी फैक्टर बता रहे हैं बेस के लिए, और वो क्या है कि जितना ज्यादा वो जितना OH माइनस दिख रहा है वही उसका क्या होगा? वैलेंसी फैक्टर होगा। क्लियर है मामला? तो यहां पर आपको लगेगा कि आसान है। जैसे ही आसान लगता है केमिस्ट्री में चीजें बदल जाती हैं। तो अब बदलने का टाइम आ गया है। अब आएगा एसिड, और एसिड में आपको क्या नहीं करना है वो इंपॉर्टेंट है सर। ठीक बात? इतना क्लियर है? इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है? अच्छा, एक बात और, रिवाइज भी करते चलना है। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना है, एक एक लाइन में रिवाइज करना है, पूरी कहानी नहीं लेके चलनी। पहला, अगर मेरे पास कोई आयन आता है तो तुम कहोगे चाहे कैटायन आए चाहे एनायन, उसके ऊपर जितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है वही उसका वैलेंसी फैक्टर होता है। पहली लाइन खत्म। दूसरा, अगर कोई बेस आए, बोले जितना OH दिखेगा वही उसका वैलेंसी फैक्टर है। क्लियर है मामला? तीसरा, फॉर एसिड, फॉर एसिड। अच्छा, जो चीज हमने बेस के लिए बताई है उसका जस्ट अपोजिट एसिड के लिए हो जाएगा। क्या सर? एसिड वो होता है जो H+ देगा, लेकिन सेम टाइम पर OH माइनस को एक्सेप्ट अगर कोई कर रहा है तो वो भी क्या है? एसिड है सर। और तीसरा, जो लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, वो भी क्या है? एसिड है। बस उसके नाम को बदल कर क्या लिख देंगे अब? लुईस एसिड। एसिड जितने H+ दे सकता है वो उसकी क्या कहलाएगी? बेसिसिटी। तो एसिड के केस में अब एक नया टर्म हमारे सामने आएगा, और हम वो टर्म क्या है? बेसिसिटी। आप बस इतना लिखिएगा, जितने H+ दे सकता है। H+ देने का मतलब होता है उसके पास कितना रिप्लेसिबल H आयन है। रिप्लेसिबल का मतलब क्या है सर? सुनिएगा, आप छाप रहे हैं। रिप्लेसिबल का मतलब है हाइड्रोजन होने से काम नहीं चलेगा। हाइड्रोजन किसकी तरीके निकलना चाहिए? H+ की तरीके। अगर हाइड्रोजन है और H+ की तरीके नहीं निकला तो फिर वो एसिड बेसिड नहीं है, या वो उसकी बेसिसिटी में काउंट नहीं होगा। तो बेसिसिटी का मतलब है कितना H+ दे सकता है। क्यों बंद होने वाला है क्या? कितने तो क्यूट हो तुम, हम क्या ना करें तुम्हारा। एक गिलास ला दो इसी बात पे। जाओ यार, जाओ एक गिलास ले आओ, शाबाश। इसको देखकर हमने गुस्सा करना कम कर दिया है सर। बात हंसने की नहीं है, बात सीखने की है सर। सुबह से लेकर रात तक, मतलब हम 12 साल से कोचिंग पढ़ा रहे हैं, ये मेरा 13वां साल है। हमने इतने एम्प्लॉइज रखे, इतनी चीजें रखी, अपनी कोचिंग चलाए, दूसरे के यहां भी पढ़ाए, वहां भी लोगों को देखा। भाई साहब, हमें ऐसा आदमी नहीं मिला जो काम में मजा ढूंढ रहा है। वो दिन भर दौड़ रहा है सर, और देखते हो हमेशा मुस्कुराता रहता है। और अगर कोई कहते पागल है तो जीवन में ऐसा ही पागल बनना चाहिए। इतना पैसा कमा कर भी अगर हम उसके जैसे 10 मिनट बिता लेंगे तो समझ लो कि बस मामला बन गया। फुलटास मौज में रहता है वो, डांट तो मुस्कुराता हुआ निकल जाए, तुम लोग मरो। क्योंकि सीधा फंडा है, खून किसका खौला? तुम्हारा। तो कम भी किसका हुआ? तुम्हारा। वो तो मुस्कुरा रहा, उसका तो बढ़ गया उतनी देर में। तुम्हारा 10 ग्राम कम हुआ, उसका 12 ग्राम बढ़ गया, उसका हीमोग्लोबिन तुमसे ज्यादा है। मामला समझ में आ रहा है सर? तो अब एक बात बताना जरा, एसिड के केस में क्या लिखोगे? जैसे बेस में लिखे थे वैसे ही जरा हमको बताना, फिर उतारना।
ये तुम खुद ही कर सकते हो ना। वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ, बोलो सर, रिप्लेसिबल एच आयन, टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसिबल एच आयन, कितने H प्लस निकल सकते हैं उसकी बात हो रही है। दूसरा टर्म सर, जितने H प्लस निकलेंगे क्या वही उस एसिड की बेसिसिटी कहलाएगा? बोलो भैया। तीसरा, जितना H दिखे उतना वैलेंसी फैक्टर 100% चला गया। 100% गलत है ये। जितना, लिख लीजिए और काट दीजिएगा, जितना H दिखे उतना वैलेंसी फैक्टर, ये लाइन 100% गलत है। कभी लगेगी और कभी नहीं लगेगी, यानी कि आप एसिड में ये काम कभी करने वाले नहीं हैं। तो इसका मतलब ये टफ हो गया। टफ इस बात पर हो गया कि क्या ढूंढना पड़ेगा? रिप्लेसिबल H प्लस, एसिड के पास जाके पूछना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बना लीजिए सर। अच्छा ये बंद हो गया है। बहुत समस्याएं हैं जीवन में, तुम हमारी चिंता ना करो। हम पता है हम बहुत कलाकार आदमी, अगर हमें लगेगा थोड़ा मामला पीछे हो गया है, हम रातें में ऑर्गेनिक पढ़ाना शुरू कर देंगे। हाँ, और तो एक हफ्ते में हम निपटा भी देंगे, ये भी तुम समझ लो। क्योंकि जो बड़ा बड़ा पोर्शन है फिर लो 6 घंटा। खाओ बेटा, इधर आओ, टीवी चलाओ बेटे। देखो कहां गया, बुला ला यार, तुम तो कोने में बैठो, कुछ काम करो। अरे गर्मी गर्मी सब ठीक है, गाना याद करो गर्मी वाला। मैम इसको देखे चलेगा नहीं चलेगा? जनरेटर चलवाइए, तुरंत चलवाइए। कौन अपना पैसा लगा रहा है? चलवाइए। चलो जब तक बनाओ बनाओ। अबे देखो खुश रहो, अभी टेस्ट का रिजल्ट आएगा तुम दुखी हो जाओगे वैसे ही, कोई फायदा नहीं है इसका। अच्छा कौन आदमी फर्स्ट आ रहा है पिछले दो? एक टेस्ट हुआ, 2 हुए? दोनों में कौन कौन फर्स्ट आया है जरा बताओ? एक ये है, और दोबारा में भी तुम ही हो। तुम नहीं मानोगे क्या आदमी? अच्छा खलता तो होगा ये, क्यों बुरा नहीं लगता है? मजा अब आएगा, तुम समझ ही नहीं रहे हो। अब हमारा दूसरा वाला बैच भी मिल गया इसी में। अब तुम्हारी ऐसी तैसी होनी है। क्यों मालूम है? वो लड़के भी ठीक ठाक है, बढ़िया है पढ़ने में, ऐसा कहने को कहा गया है हमसे। मजाक कर रहे हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, सब ठीक है, चलने दो, थोड़ा बहुत ठीक है। लेकिन पता है क्या क्या करो, इधर देखो, 1-2 सवाल गलत कर दिया करो, दूसरे को आने दो। कभी जीवन चीजें छोड़ने का नाम है, हर चीज नहीं पकड़ लेना है बे। अरे सब तुम सीरियसली ना लेना बे, तुम फर्स्ट ही आना। फर्स्ट आने का लेकिन गजब मजा है। मतलब हम तो हाई स्कूल में ही ये ले पाए, तब सब लोग आए। हाँ पूरा, मतलब तुम ये समझ लो, एक बार तो इतना मेहनत करके पढ़े, तब साला 3rd आए क्लास में, क्लास 6-7। उस दिन से मैंने कसम खा ली कि इतना नहीं पढ़ना है। 3rd वाले को क्या मिला? एक कॉपी मिली। हम कहा इसमें भी पढ़ाई का सामान दे रहे हो। बगल वाले एक ज्योमेट्री बॉक्स मिला। हम कहा चलो ये तो खेलने की चीज है कम से कम, बात समझो। और उसके बाद लोग घर में लगाए हुए हैं, तो इसीलिए हमारे घर कोई आता है ना, तो जैसे कहा जाए सबके घर में क्या लगा होता है, इन्होंने स्कूल में ये किया था, वो किया था, फलाना किया था। हमारे में लगा है, क्या लगा है मालूम है? क्लास 6 इस स्कूल से किया। स्कूल की फोटो नहीं लगती हर साल वाली, वो है, निकाल के इनको निकाल दिया गया था 7th में। हाँ, फिर 9th इन्होंने यहां तक किया, फिर 10th में निकाल दिया गया इनको, तो नई फोटो लगी होगी। स्कूल का नाम बदला हुआ है सर। फिर 10th के बाद 11th किया, फिर 11th में सब सही चल रहा था, फिर निकाल दिया उन्होंने।
पता नहीं क्यों निकाल रहे थे, हमारी समझ में नहीं आ रहा था, हमने ऐसा कहीं कुछ नहीं किया था। 11th में तो इस बात पे निकाल दिया है कौन सा स्कूल है जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है यूपी बोर्ड में मेरिट्स। समझदार हैं आप। हमारे टाइम में एक स्कूल था और सब जानते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है, धुआंधार परसेंटेज, मतलब आता, मेरिट नहीं आता तो दाएं बाएं वाला छोटा मोटा वाला आ जाता, नीचे वाला। और उसने बेचारे 11वीं में हमको इसलिए निकाल दिया गया, बात समझिएगा, कि कुछ नहीं था, बस हॉस्टल से किसी के बच्चे के हॉस्टल में चले गए, वहां बैठ गए तो उन्होंने कहा कि ये तो गलत है। हमने मतलब हाँ भाई, और वो मैं हर बार रोया, लेकिन 11वीं में जब मैं वहां से निकला तो मैं खुश था, क्योंकि मुझे उस स्कूल में पढ़ने का कोई शौक नहीं था। हमने पहले सोचते थे 12वीं के बाद निकलेंगे, लेकिन जब 11वीं में निकले तो बहुत अच्छा लगा हमको। हमने कहा बहुत बढ़िया है। यहां तक क्लियर है सर? बना लीजिएगा। और अब सबसे बड़ा टास्क आपके लिए क्या होगा? रिप्लेसिबल एच आयन देखना। चला दिया? चलाओ। अब सर हम यहां पर चीजों को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी कि हम एसिड्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जिससे कि हम उनका वैलेंसी फैक्टर निकाल पाए। पहला सर आपको ध्यान रखना है, आपको देखना है, अगर फास्फोरस के एसिड है तो, जिसको बोलेंगे फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स अगर है तो, यानी ऑक्सीजन साथ में, तो फास्फोरस के ऑक्सी एसिड के केस में कहा जाता है वैलेंसी फैक्टर टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम -1, यानी जितने ऑक्सीजन एटम है उसमें कितना घटा दोगे? 1 घटा दोगे। पहले देख लो फिर उतारते रहना आराम से। जैसे H3PO4, H3PO3, H3PO2, तो आपको यह समझ में आएगा कि ये क्यों कटवाया है, कि जितना H उतना वैलेंसी फैक्टर। सर H3PO4 में कितने ऑक्सीजन हैं? 4, तो 4 में से 1 गया तो कितना बचा? 3। क्या इतने समझदार हो तुम? H3PO3 में कितने ऑक्सीजन हैं? 3, 3 में से 1 गया तो 2 बचा। H3PO2 में कितने ऑक्सीजन हैं? 2, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यह है कि 3 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं और तीनों के तीनों H+ के तरीके निकल सकते हैं। क्लियर है मामला? H3PO3, H3PO3 का मतलब 3 हाइड्रोजन है, लेकिन केवल कितने H+ की तरीके निकल सकते हैं? 2, यानी तीसरा H कभी H+ की तरीके निकलने वाला नहीं है। 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, लेकिन कितने H+ की तरीके निकल सकते हैं? 1। तो अगर कल को कोई पूछेगा, इधर सुनिएगा, तो ये तो वैलेंसी फैक्टर हो गया। एक छोटी सी बात, अगर मुझसे कोई कहे कि इन एसिड्स की बेसिसिटी क्या है, तो बेसिसिटी का मतलब क्या होता है? कितने H+ दे सकता है, और क्या वही वैलेंसी फैक्टर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है? यानी H3PO4 की बेसिसिटी कितनी है? 3, H3PO2 की 2, PO3 की 2, H3PO2 की 1। अगर 3 बेसिसिटी है तो एसिड को बोलेंगे ट्राई बेसिक एसिड। 2 अगर है तो क्या बोलेंगे? डाई बेसिक एसिड। 1 अगर है तो क्या बोलेंगे? मोनो बेसिक एसिड। क्या ये बात क्लियर है सर? बना लीजिए, यहां लिख भी लीजिएगा इनके लिए कि इसको कहा जाता है मोनो बेसिक एसिड। इसे कहा जाता है डाई बेसिक एसिड, क्योंकि इनऑर्गेनिक में काम आना ही आना है ये। और इसे कहा जाता है ट्राई बेसिक एसिड। जिनकी क्लास वहां की है वो लोग निकल जाओ, मिल जाएगा तुमको वीडियो। कौन कौन है? मैथ वाली क्लास है किसी की आज? अच्छा नहीं है तो साले बैठे रहो, फिर कोई बात नहीं। और कल इसे ध्यान रखना, इसे फंस के बैठना कि चुपचाप निकल पाना धीरे से। वैसे पीछे खिड़की खुला है,
दोस्त पहली बात क्लियर होनी चाहिए, अगर हमें एसिड मिला तो हम देखेंगे अगर फास्फोरस से बना एसिड है तो जितने ऑक्सीजन है उनमें से एक कम कर देंगे तो उसका वैलेंसी फैक्टर निकल आएगा सर। अब ये तो तय बात है कि हर बार फास्फोरस से बना एसिड मिले ये जरूरी नहीं है, तो हमको और भी चीजें देखनी पड़ेंगी। लेकिन ये भी आसान है, कोई ऐसा तुम्हें लग रहा हो इतना सारा एसिड है कितना पार्ट में डिवाइड होगा, केवल 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 2 जगह थोड़ा सा सावधानी बरतनी है, बाकी आराम से निकल जाता है मामला। चले हटाया जाए, कर लिया है नोट सबने? करो 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 भैया करो। चले अगला है सर ऑर्गेनिक एसिड, सेकेंड पार्ट में डिवाइड किया। अगर आपके पास क्या आ जाए ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड का मतलब सर ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना एसिड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब सर वो कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, यानी कि ऑर्गेनिक एसिड में आपको ज्यादातर COOH वाले मिलेंगे। कहा गया ऑर्गेनिक एसिड में वैलेंसी फैक्टर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर, यानी कि इसमें 2 ही 3 एसिड है वो मैं बनवा दे रहा हूं आपको। जो भी ऑर्गेनिक एसिड है उसका स्ट्रक्चर बनाना है, उस स्ट्रक्चर में जितने OH प्रेजेंट होंगे वही उसका क्या होगा? वैलेंसी फैक्टर होगा। जैसे पहला है सर HCOOH, हम सबको पता है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। अब सर अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कोई ज्यादा दिमाग लगाने की चीज नहीं है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, COH का स्ट्रक्चर यही होता है। कितना OH ग्रुप है? 1 है, यानी कि इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? 1 आएगा। दूसरा सर H2C2O4, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला केवल लिख दिया, नाम है ऑक्जेलिक एसिड। अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो COOH सिंगल बॉन्ड COOH है। इतने समझदार हो कि हर C डबल बॉन्ड OH में 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो 2 OH प्रेजेंट है, यानी कि वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 2 होगा। क्लियर है बात? 3 ही एसिड है जो बार बार यूज होंगे। अगला है CH3COOH, यानी कि एसिटिक एसिड। CH3 C डबल बॉन्ड OH, 1 OH ग्रुप दिख रहा है, वैलेंसी फैक्टर 1 होगा। यानी जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है उसमें जितने OH ग्रुप स्ट्रक्चर में दिखेंगे वही उनके क्या होंगे? वैलेंसी फैक्टर होंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि फिनॉल का वैलेंसी फैक्टर क्या है तो जवाब होगा 1। अरे बोलो भैया, फिनॉल, अब जैसे ये लिखा दिया, अब सुनो पेपर में आ जाए फिनॉल, तो अब इतने बुद्धिमान तो हो ना कि इसमें OH दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यानी वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा फिनॉल।
अच्छा, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड्स में ज्यादा अच्छे एसिड्स कौन से होते हैं? इनऑर्गेनिक। तुम तो बेटा बोला ही मत करो बेटा, तुम ना बोला करो बीच में आगे आगे। कौन से एसिड सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं? इनऑर्गेनिक। वो जाहिर सी बात है ज्यादा स्ट्रांग होंगे, है ना। मंदबुद्धि हो जाने दो। एसिटिक एसिड समझते हो? एसिटम, अचार खाते हो? अरे बोलो ना यार, उसमें रहता है। और HCl जानते हो? तो 2 बूंद सिरका तुम्हारे मुंह में डालें और 2 बूंद HCl डालें, अपने आप पता चल जाएगा कौन अच्छा है। तो 2 केस में एसिड को बांटा है। पहला, अगर फॉस्फोरस से बना एसिड है तो जितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं एक घटा देंगे, वैलेंसी फैक्टर आ जाएगा। दूसरा, अगर ऑर्गेनिक एसिड है मतलब COOH और OH ये सब लगा हुआ है तो कार्बन और हाइड्रोजन से बने एसिड्स हैं, तो इसका मतलब वहां पे स्ट्रक्चर बनाएंगे, जितना OH दिखेगा वही वैलेंसी फैक्टर होगा। तीसरा कहा गया, इन दोनों केसेस को छोड़कर अगर कुछ और आता है तो जितने H उतना वैलेंसी फैक्टर। तो हटाएं इसको, बोलिए सर। बिटिया वो बेंजीन है। सामने बैठ के तो ये सब मत ही करो कम से कम। बेंजीन का मतलब गोला बनाना होता है, ऑक्सीजन उसके अंदर, रिंग के अंदर क्या बनाना है? ऑक्सीजन। तीसरा कहा गया, केस 1 और केस 2 को छोड़कर, यानी फर्स्ट एंड सेकंड को छोड़कर, यानी ना फास्फोरस के एसिड हो और ना ही ऑर्गेनिक एसिड हो। सीधा फंडा, जितने H दिखे, ऐसे ही लिखो, जितने H दिखे उतना वैलेंसी फैक्टर। जितना H दिखे उतना वैलेंसी फैक्टर। लेकिन ये शुरुआत में नहीं लगाना है, जो मैंने कटवाया है वो इसीलिए कटवाया है। आपको क्या देखना है? पहले फास्फोरस से बना तो नहीं है, ऑर्गेनिक एसिड तो नहीं है, अब उसके बाद जितना H दिखता है उतना वैलेंसी फैक्टर होगा। जैसे HCl, H2SO4, H2S, H2SO3, H2SO5, H2S2O7, H2S2O8, HNO3, HClO4, N3H। जब कुछ एसिड्स हमने लिख दिए हैं, वैलेंसी फैक्टर। जितना H दिख रहा है, अब ना ये फास्फोरस के बने एसिड है और ना ही ये ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड के लिए कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होना चाहिए ऑक्सीजन के साथ। तो इसका मतलब सर अगर बात की जाए तो HCl एक H है, 1 2 2, इसका नाम है हाइड्राजोइक एसिड। क्या नाम है? हाइड्राजोइक एसिड।
पढ़ाया गया है आपको, ओनली हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन आर एसिडिक इन नेचर, बाकी सब बेसिक होते हैं। ओनली हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन हो जिसमें, ऑफ नाइट्रोजन विच आर एसिडिक इन नेचर, यानी जो एसिड की तरीके काम कर सकता हो। N3H जब कभी भी H प्लस देगा तो ध्यान रखना है आपको, यहां लिख लीजिएगा, N3H जब कभी भी अपने से H प्लस देगा तो N3 माइनस और H प्लस देगा। N3 माइनस को बोलते हैं एजाइड आयन। क्या नाम देंगे? एजाइड आयन। याद रखने वाली बात यह है कि N3 माइनस लीनियर होता है, यानी जब हम लोग ज्योमेट्री याद करेंगे तो उसमें आपको ये याद करना पड़ेगा, यहीं से याद करके चलिए। N3 माइनस कैसी ज्योमेट्री है, कैसा शेप है? लीनियर शेप है। N3 माइनस लीनियर है, N3H लीनियर नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो बुद्धि मत चला दीजिएगा कि अगर N3 माइनस लीनियर है तो N3H भी लीनियर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इतना सब पढ़ने के बाद बारी आती है एक्सेप्शन की। H3BO3 बोरिक एसिड, दिखता है कि 3H है, लेकिन इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है? 1 होता है। कितना होगा सर? 1 होगा। एक्सेप्शन को एक्सेप्शन नहीं रहने देते हैं, एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अब एक बात समझिएगा सर, उतार लीजिए पहले बढ़िया से, छाप लीजिए बढ़िया से, फिर समझिए। H3BO3 को अलग से डील करना है। क्यों अलग से डील करना है ये मैं बता सकता हूं। बोरॉन यानी भिखारी फैमिली, बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। एक बात अपने दिमाग में बिल्कुल बैठाल के रखिएगा, कोई भी एसिड की तरीके काम करे या कोई भी बेस की तरीके काम करना तब पसंद करता है जब उसका ऑक्टेट खुद में क्या रहे? कंप्लीट, यानी वो स्टेबल रहेगा तभी तो ये काम कर पाएगा। H3BO3 में अगर आप देखेंगे तो B सिंगल बॉन्ड OH, OH और OH, हर सिंगल बॉन्ड को बनाने में कितने कितने इलेक्ट्रॉन लगे हैं? 2-2 इलेक्ट्रॉन। यानी बोरॉन के चारों तरफ टोटल इलेक्ट्रॉन मिलाकर कितना हो पा रहा है भाई? 6 इलेक्ट्रॉन। और अगर 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसका ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट। ऑक्टेट इनकम्प्लीट का मतलब इसकी बुद्धि खराब है इस समय। इससे अगर पूछोगे कि भाई H+2 तो कहेगा निकलो वहां से, तुरंत हटो यहां से, क्योंकि इसका सारा कंसंट्रेशन अपने ऑक्टेट को पूरा करने में है। तो पहली चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि बोरिक एसिड अपने पास से कभी भी कोई H+ देता नहीं है। क्लियर बात? दूसरी बात, अब इसका सारा कंसंट्रेशन अगर अपना ऑक्टेट पूरा करने में है तो ये OH- को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, और अगर एक्सेप्ट करेगा तो बनाएगा B OH का होल 4 -1। बात समझना। और यहां बोरॉन का ऑक्टेट अब क्या हो गया है? पूरा। अब सुनते जाना सर, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब तुमने क्या पढ़ रखा है? एसिड वो होता है जो कितने H+ दे रहा है, पहली बात, और या कितने OH- ले रहा है। तो ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है? OH-। इसलिए H3BO3 का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 1 होगा। जरूरी नहीं है कि आप इसको ऐसे माने कि ये एक एक्सेप्शन है, हम प्रूव कर सकते हैं कि एक्सेप्शन नहीं है। हाँ, इसने OH- एक एक्सेप्ट किया है, वो इसकी मजबूरी है,
इसलिए एक्सेप्ट किया है कि इससे इसका ऑक्टेट पूरा होता है। उसी को लोग किसकी कैटेगरी में ले लेते हैं कि भैया इसकी बेसिसिटी 1 है। 1 का मतलब एक OH माइनस ले रहा है। जरूरी नहीं है ना कि H प्लस दे, कोई H प्लस नहीं देता कभी। और यही सेम प्रोसेस अगर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की बात की जाए, इधर देखो, सुनो कायदे से, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड क्या BeOH का होल ट्वाइस है? अगर हम तुमसे पूछें इसका बेसिक बेस है और इसकी वैलेंसी फैक्टर क्या है, तो तुम 2 OH माइनस देखकर 2 लिख देते हो। असलियत में बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, बाहरी कक्षा में। क्या सेकेंडरी ग्रुप का एलिमेंट है? एल्कलाइन अर्थ मेटल है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, यानी 2 इलेक्ट्रॉन अगर है तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड में टोटल 4 होंगे, यानी उसकी स्थिति इनसे भी ज्यादा दयनीय है। यानी वो अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, बात समझिएगा, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड 2 OH माइनस एक्सेप्ट करता है और बनाता है बेरलेट आयन। जिन्होंने भी अगर एनसीईआरटी कभी जीवन में खोली होगी तो BeOH का होल 4-2 बोलते हैं उसको। क्या नाम है? बेरलेट आयन। अब वैलेंसी फैक्टर 2 क्यों काम कर गया वहां पर? उसमें इसलिए कर गया कि अगर कोई पूछे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड तो लोगों ने कहा 2 OH माइनस देता है। आंसर तो 2 ही आ रहा है, लेकिन वो 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि उसका सीधा सा फंडा क्या है कि वो 2 OH माइनस एक्सेप्ट कर रहा है। तो बात तो एक ही है, 2 दे या 2 एक्सेप्ट करे। तो इसलिए कई जगहों पे आपको जो लगेगा वैसा होता नहीं है। एक चीज बिल्कुल कंफर्म है, आप इसको तो केमिस्ट्री में बिल्कुल गार्ड बांध लीजिए, क्या कोई भी आदमी एसिड बेस रिएक्शन ये सब तुम तब कराओ उससे जब उसका ऑक्टेट पूरा हो, वरना वो जो रिएक्शन करेगा वो सिर्फ और सिर्फ अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ये आपका एसिड का मामला है। एक बार अच्छे से फटाफट देख जाओ एसिड वाला, पहले 2 तो क्लियर है। एसिड के तीनों पॉइंट जल्दी से देखो। देखा भैया, एसिड के केस में पहला काम, अगर फास्फोरस से बना एसिड है तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम -1 करके वैलेंसी फैक्टर निकालेंगे। अगर ऑर्गेनिक एसिड है तो स्ट्रक्चर में जितने OH है देखकर वैलेंसी फैक्टर निकालेंगे। इनके अलावा कोई भी एसिड आए, जितना H उतना वैलेंसी फैक्टर। केवल एक आदमी से बच के चलना है, कौन? बोरिक एसिड, H3BO3, दिखते 3 H है, वैलेंसी फैक्टर 1 होता है। बाकी की कहानी अगर वो पूछेगा तो बताना फिर एक्सेप्शन का एक्सप्लेनेशन। क्लियर बात? अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? पहले 3 केस पढ़ लिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगर हमारा बेस किस में प्रेजेंट है, किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हेडिंग डालिए इफ बेस इज प्रेजेंट इन, नहीं है यार, इज है। इफ बेस इज प्रेजेंट इन आ रिएक्शन, और रिएक्शन का नाम दिया गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक बात हमको यह बताइए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होगी वो 2 प्रकार की है। एक है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन और दूसरा है पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है?
मतलब जानना चाह रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। एसिड बेस आपस में मिलते हैं, मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे सबको ये रिएक्शन पता है, NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस वाटर। तो NaCl सॉल्ट हो गया और उधर वाटर निकल गया। यही तो मामला है सर। तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन और पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन के बीच का डिफरेंस क्या है? एसिड के पास कौन सी बंदूक है? H प्लस वाली। बेस के पास कौन सी बंदूक है? OH माइनस वाली। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब दोनों लोगों ने अपनी अपनी बंदूक चला ली और अब खाली हो चुके हैं। यानी जो सॉल्ट बना वो सॉल्ट नॉर्मल सॉल्ट या न्यूट्रल सॉल्ट होगा, यानी उस सॉल्ट के पास अब H प्लस या OH माइनस देने की क्षमता नहीं है। लेकिन अगर एसिड और बेस पूरी तरीके से आपस में रिएक्ट नहीं किए, थोड़ा बहुत पोर्शन एसिड या बेस में से किसी एक का रह गया, तो इसका मतलब अब जो सॉल्ट बनेगा उस सॉल्ट के पास अभी भी या तो H प्लस देने की क्षमता रह जाएगी या OH माइनस। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे? पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन। यहां हम दोनों की बात करेंगे। कहा यह गया कि अगर बेस प्रेजेंट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में तो वैलेंसी फैक्टर पहले लिख लो, फिर उसका मतलब समझना। वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ change in replaceable OH minus, change in replaceable OH minus per mole। वैलेंसी फैक्टर उस बेस का क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस पर मोल, यानी पर मोल वो कितने OH माइनस अपने अंदर से क्या करता है? रिप्लेस करता है। क्लियर है मामला? इसका मतलब कितना है इससे कोई फायदा नहीं है, कितना रिएक्शन में दे रहा है इससे है। तो अगर मैं मोटा मोटी बात करूंगा तो मैं कहूंगा बेस का वैलेंसी फैक्टर अगर वो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उस बेस का वैलेंसी फैक्टर कितने OH माइनस है उस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि रिएक्शन में कितने OH माइनस दे रहा है या पार्टिसिपेट करा रहा है, वही उस बेस का क्या होगा? वैलेंसी फैक्टर। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए दो रिएक्शन लिख रहा हूं। एक ये है सर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने HCl के साथ रिएक्ट किया और बनाया CaOHCl प्लस वाटर। एक दूसरी रिएक्शन है, सेम यही कहानी। बैलेंस ही लिख दे पूरा, 2 टाइम्स वाटर। देखिएगा सर, पहली बात मुझे बताइए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसके पास कितने OH माइनस है? 2। और ये किस में गया? CaOHCl में। कितने OH माइनस का डिफरेंस आपको दिख रहा है? 1 का। तो क्या मैं ये बोलूंगा रिप्लेसेबल OH माइनस कितना है? 1। इसके पास कितना था उससे कोई मतलब नहीं है, यानी इस रिएक्शन का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? 1। क्लियर है मामला? इधर आइए सर, CaOH का होल ट्वाइस है और हम कंपेयर करेंगे CaCl2 से। क्या इस केस में आपको दिख रहा है कि यहां 2 OH माइनस है और यहां एक भी नहीं है, यानी कि रिप्लेस हो गया, दोनों के दोनों चले गए रिएक्शन में। रिप्लेसेबल OH माइनस की संख्या कितनी है? 2। तो वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? 2।
बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर रिएक्शन में हमको देखना है तो हम उसके खुद के वैलेंसी फैक्टर से नहीं देखते, हम ये देखेंगे वो रिएक्शन में कितने OH माइनस पार्टिसिपेट करा रहा है। क्लियर है मामला? बना लीजिए सर। एक छोटी सी बात है, सुनिएगा। इसमें से कौन सी वाली रिएक्शन कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है? नीचे वाली। बोलो बेटा। क्योंकि अब जो सॉल्ट बना है, इस सॉल्ट के पास कुछ भी देने की क्षमता नहीं है, ना H+ ना OH माइनस। लेकिन यहां पर बेटा जो सॉल्ट बना है, क्या दिख रहा है कि अभी भी अगर जरूरत पड़ेगी तो एक OH माइनस दे सकता है या नहीं दे सकता है? तो इसका मतलब ये वाला न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगा पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन। पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन कहलाएगी, फुल नहीं बोलेंगे, केवल इतना बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या कंप्लीट भी बोल दो तो भी ठीक ही है। रुके रहो, इसलिए क्योंकि अभी आगे जब पढ़ेंगे तो ये टर्म काम आएंगे। ये सॉल्ट कैसा है? ऐसा सॉल्ट जो अब H+ या OH माइनस नहीं दे सकता, इस प्रकार के सॉल्ट को बोलेंगे नॉर्मल सॉल्ट। क्या नाम देंगे सर? नॉर्मल सॉल्ट। ऐसा सॉल्ट जो अभी भी OH माइनस दे सकता है, चमक रहा है ना OH माइनस इसके अंदर, इसका मतलब ऐसे सॉल्ट को क्या नाम देंगे? बेसिक सॉल्ट। क्या नाम देंगे? बेसिक सॉल्ट। सीधा सा फंडा है सर। कितना वैलेंसी फैक्टर बेस का है, इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। रिएक्शन में वो कितने OH माइनस दे रहा है, वही उसका वैलेंसी फैक्टर कहलाएगा। क्लियर है मामला? जिसलिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो अंडरलाइन किया है वो क्या है? रिप्लेसिबल OH माइनस। क्लियर है मामला? अब इतनी बात अगर आपके समझ में आती है सर, तो आपको लगता होगा कि इसका सवाल आएगा, आप देखोगे और आराम से निकाल दोगे। यही है मामला। देखते हैं सर, और थोड़ा सा घुमाते हैं आपको। उतार लीजिए, फिर एक सवाल देंगे, करके दिखाइए। कल के क्या मतलब, देखकर बता पाएंगे तो सही बताएंगे या गलत बताएंगे, लेकिन तुरंत बताएंगे। हटाया जाए? चलिए सर। ये है सर, जरूरी नहीं है बैलेंस हो। बैलेंस नहीं किया हमने, जानबूझ के नहीं किया। हमें वैलेंसी फैक्टर चाहिए थे। जिनको दर्द हो रहा है लो वैलेंसी कर दे रहे, आओ। ये ना कहना कि नहीं तो नहीं किए, कर देते तो मैं कर देता। आओ साले, तुम करके ही दिखा दो हमको। HCl है और 3 AlCl3 बनेंगे, 9 HCl लेने पड़ेंगे। तो 9 और 3 तिहाई 9 दूनी 18 हाइड्रोजन, यानी 9 वाटर। लो बैलेंस है। अब आओ, उनकी तरफ का देख रहे, तुम अपना बताओ। तुम्हें तो हवा ही नहीं लग रही है। 3 होगा। स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं। है? कितना होगा? 3 होगा। अच्छा एक बात सुनिएगा, इसीलिए करा रहे हैं, अभी कराए दे रहे हैं। क्या लिखा है?
पर मोल। पर मोल का मतलब समझना, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को 1 मानकर काम करना। क्या मानकर? 1। चाहे कुछ भी लिखा हो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, या मैं ये बोल सकता हूं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मत देखना। बोलो भैया, देखोगे तो गलती करोगे। क्या मत देखना? स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मत देखना। बवाली खत्म करो साले को। तो अब अगर मैं बात करूं तुमसे इस सवाल की, तो तुम कहोगे सर इसका वैलेंसी फैक्टर निकालना है, हम सबसे पहले क्या हटाएंगे अपने खेल से? 3 को, क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहा है। वो जैसे ही काटोगे अपने आप पे 1 हो गया वो। अब सर आप अपने बेसिक पे रहिए, क्या इससे ये सॉल्ट बन रहा है? तो कितने ओवेज तुमको जाते हुए नजर आ रहे हैं? 3। तो रिप्लेसिबल ओवेज माइनस, और अब तो समझदार आदमी बन गए हो तो पूरी बात लिखने में कोई शर्म नहीं। पर मोल कितना है? 3 है सर। तो इसका मतलब वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 3। टोटल ओवेज माइनस कितने जा रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल रिप्लेसिबल ओवेज माइनस पर मोल डिफाइंड है वैलेंसी फैक्टर के लिए, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर जब लिखवाया था तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। और वैलेंसी फैक्टर किसी का भी निकाला जाएगा, वो किसके लिए डिफाइंड है? 1 मोल के लिए। वो कितना भी स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखा हो, वो तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए लिखा है। उसको मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर कट समझ लो। अगर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ भी दिया है, उसको आप क्या कर दीजिए? कट कर दीजिए। कट कर देंगे तो अपने आप ही 1 बन जाएगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, HCl से रिएक्ट किया, बनाया Al, OH का होल ट्वाइस Cl। HCl से रिएक्ट किया, बनाया Al, OH, Cl2। HCl से रिएक्ट किया, बनाया Al, Cl3। तीनों केसेस में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट यहां लिखा हुआ है E1, E2, E3। यहां मैं लिख दे रहा हूं E1, E2, E3 रिप्रेजेंट कर रहे हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इन डिफरेंट रिएक्शंस। आपको E1, E2 और E3 के बीच में रिलेशन बताना है। E1, E2, E3 रिप्रेजेंट्स इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इन डिफरेंट रिएक्शन। आंसर बताइए सर, क्या रहे? अब एक बात बताओ सर, अगर हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है, बात समझिएगा, तो मैंने एज्यूम कर लिया, क्योंकि आपको ये वैल्यू नहीं निकाली। जब भी कंपैरिजन करना होता है तो वैल्यू की जरूरत नहीं होती है। तो आपने मान लिया कि इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कितना है? m है। हमने जनरल मान लिया m है। अब सर अगर मुझे इन तीनों रिएक्शन में वैलेंसी फैक्टर पता चल जाए, तो क्या मैं मॉलिक्यूलर वेट को वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करूंगा और निकल आएगा इक्विवेलेंट वेट? क्या पहली वाली रिएक्शन में 3 OH है और यहां कितने हैं? 2 OH। तो कितने OH का चेंज नजर आ रहा है? 1 का। और स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी 1 है, तो इसका मतलब वैलेंसी फैक्टर क्या आया? यहां पर 1 आया। ऐसे ही यहां पर 2 OH का चेंज नजर आ रहा है, यानी वैलेंसी फैक्टर 2 है, और यहां पर वैलेंसी फैक्टर 3 है। क्या बात समझ में आ रही है सर? तो इसका मतलब
E1 की जो वैल्यू होगी वो है m/1, E2 क्या है m/2 और E3 क्या है m/3। तो जाहिर सी बात है ऊपर तो m सेम है, नीचे का नंबर बढ़ रहा है, तो डिवाइड करोगे तो टोटल नंबर छोटा होता चला जाएगा, यानी कि सबसे ज्यादा किसके लिए E1, फिर E2, फिर E3। क्योंकि फाइनली तो आपको इक्विवेलेंट वेट तक ही जाना है ना हर बार। बस सर बार बार बोल रहे हैं, याद रखिएगा ये सब खेल करते समय बिल्कुल क्लियर रहिएगा, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 रख लेना है। अगर कोई नंबर दिया है तो उसको काट देना है, वरना तुम ओवेच में अगर गुणा कर दिए, इधर देखो कि 3 लोग अगर ये है तो 3 तिहाई 9 ओवेच रिप्लेस होंगे, कहानी खत्म तुम्हारी वहां पे। क्योंकि आपको ये किसके लिए डिफाइंड है, पर मोल के लिए, और आपको इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पर मोल का मतलब स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। क्लियर है मामला? तो 1 नहीं दिया है यानी कोई नंबर दिया है तो आप उस स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को क्या करोगे, काट दोगे। बहुत सीधा सा फंडा है सर, 1 बनाने का प्रयास मत करना। चलें, तो क्या आपको चौथा वाला पार्ट समझ में आया कि अगर कोई बेस प्रेजेंट है किसी रिएक्शन में तो उसका वैलेंसी फैक्टर ये देखकर नहीं कि उसके पास कितने OH माइनस है, बल्कि ये देखकर डिसाइड होगा कि उसका 1 मोल कितने OH माइनस रिप्लेस कर रहा है, यानी कि कितने OH माइनस उस रिएक्शन में दे रहा है। तो 5वां पोर्शन इसी के बिहाफ पर काम करेगा। इफ एसिड present in reaction, अब एसिड कहां है, वही सेम रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वैलेंसी फैक्टर टोटल नंबर ऑफ, सेम डेफिनेशन है, बस वहां पर क्या हो जाएगा, OH माइनस की जगह अब यहां H प्लस हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ चेंज इन रिप्लेसिबल H प्लस, रिप्लेसिबल H प्लस पर मोल कहलाएगा वैलेंसी फैक्टर उस एसिड का। H2SO4 NaOH के साथ रिएक्ट करता है, बनाता है NaHSO4 प्लस वाटर। एक रिएक्शन हमने एक ही H प्लस यूज किया। दूसरी रिएक्शन बेटा H2SO4 NaOH के 2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, बनाता है Na2SO4 प्लस 2 टाइम्स वाटर। हमसे पूछा गया H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर इस रिएक्शन में क्या होगा। अब सुनो इधर, एक बात ये बताओ, H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? 2 होता है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से यहां जाने में क्या यहां 2H दिख रहे थे और यहां 1H प्लस है, इसका मतलब कितने H प्लस का डिफरेंस आया? 1 का। तो मैं बोलूंगा रिप्लेसिबल H प्लस
पर मोल। ये पर मोल शब्द तो केवल डराने के लिए है, आपको पता होना चाहिए स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 होता है, तो 1 यहां दिख रहा है, तो पर मोल कितना दिख रहा है 1। तो इसका मतलब NaHSO4 का वैलेंसी फैक्टर अगर कोई पूछता तो क्या होता 1 होता, क्योंकि एक H प्लस दे सकता है। तो चेंज कितने का आया 1 का आ रहा है, तो इसका मतलब मैं बोलूंगा H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर इन रिएक्शन कितना होगा 1 होगा। मतलब जो लोग कहें कि अगर हम ऐसे निकालना चाहते हैं तो वो भी सही है, बट मैं बार बार उसको इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि अच्छा अब मैंने आपको एसिड और बेस का क्यों पढ़ाया है, पहले पता भी तो होना चाहिए कि कितना होता है, तभी तो निकाल पाओगे उसके रिस्पेक्ट में। यहां H2SO4 से क्या बना Na2SO4, कितने H प्लस बदलते हुए दिख रहे 2, तो मैं बोलूंगा रिप्लेसिबल H प्लस पर मोल कितना होगा 2। तो यहां पर अब H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना ले लिया जाएगा 2 ले लिया जाएगा। यहां ध्यान रखना वैलेंसी फैक्टर 2 होता है, हमसे रिएक्शन में पूछा जा रहा है, रिएक्शन में कितना है 1 है। अब तुम्हें क्या लगता होगा कि तुम हमारे सामने कोई भी ले आओ, हम देखकर बता देंगे, तो यहां तो बता ही दोगे क्योंकि रिएक्शन अगर लिखिए तो आसान है। यार एक बात बताओ, रिएक्शन लिखिए तो दिख ही जाता है कितना H कम हुआ, वही रिप्लेसिबल है, कितना OH माइनस कम हुआ दिख जाता है सर। जब रिएक्शन ना लिखी हो तब इंपॉर्टेंट है मामला, तो वो अभी आगे आएगा। लेकिन मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने लिया H3PO2 और इसकी रिएक्शन कराई NaOH के साथ और बना NaH2PO2 प्लस वाटर, ये बना सर, ठीक बात। अब मैं आपसे एक एक करके सवाल पूछूंगा और सुनिएगा, ये किसी ने कसम नहीं दी है कि आप केवल एसिड का बताइए, आप एसिड और बेस दोनों का पूछा जा सकता है, वो तो पढ़ाने के लिए अलग अलग पढ़ाया जा रहा है। क्या मुझे बताइए, पहला H3PO2 का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, तो क्या आपको यहां से यहां देखना पड़ेगा सॉल्ट को, क्या आपको दिख रहा है 3H से कितने H प्लस H हो गए हैं 2, यानी कि रिप्लेसिबल H आयन का जो चेंज है वो यहां पर कितना है 1 है, तो इसका मतलब वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 1 होगा। लेकिन अब अगर किसी ने कहा NaOH का बताओ, तो आप NaOH को भी किससे कंपेयर करोगे सॉल्ट से। अब क्या NaOH में एक OH माइनस दिख रहा है, लेकिन NaH2PO2 में Na प्लस है, OH माइनस नहीं है, इसका मतलब रिप्लेसिबल। अब दोनों बातें एक साथ लिखी जा रही हैं, रिप्लेसिबल OH माइनस कितना है 1, यानी NaOH का भी वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 1 होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो किसी भी रिएक्शन में असलियत में दोनों एक साथ देखे जाते हैं, पढ़ाने के लिए हमने तुमको आधा आधा अलग अलग पढ़ाया है। क्लियर है मामला, बना लीजिए। वो सॉल्ट कैसा है, ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है कि पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन है। क्यों कंप्लीट है, इसमें क्या नहीं है पार्शियल, क्यों, कितने लोग सुन रहे हैं, इस पे भी बात होती है। H3PO2 क्या फास्फोरस से बना एसिड है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम -1, यानी इसकी औकात कितने H प्लस देने की है 1 की,
क्या ये एक H प्लस देकर औकात खत्म हो गई, खाली हो गया? NaOH की औकात कितने OH माइनस देने की है? एक की। क्या देकर खाली हो गया? अब एक ऐसा सॉल्ट जिसमें ना H प्लस ना OH माइनस देने की क्षमता बची, यानी कि ऐसा सॉल्ट क्या कहलाएगा? नॉर्मल सॉल्ट। तो ये डेफिनेशन गलत है बहुत कि नॉर्मल सॉल्ट में H या OH माइनस नहीं दिखते। नॉर्मल सॉल्ट में H प्लस या OH माइनस देने की टेंडेंसी नहीं बचती है, वो नॉर्मल सॉल्ट है। क्लियर है मामला? अच्छा एक बात सुन लो, खतरा कहां है, OH में कि H में? H में। साला जहां OH दिखेगा वो OH माइनस देगा, लेकिन जहां H दिखेगा वो H प्लस देगा या नहीं देगा, इसमें कुछ पता नहीं है। तो आपको ज्यादातर कहां पे बड़ा सिंसियरली काम करना पड़ेगा? एसिड के केस में। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मामला समझ में आता है सर? नहीं भी आता है तो अब कुछ हो नहीं सकता है। तो कल इसी के आगे बात करेंगे और इसको सिंसियरली सुन लीजिए। आपको क्या लगेगा, हम आपको ये पढ़ाएंगे और उसके बाद हम आपको सवाल कराएंगे, गलत है सर। सुन तो लीजिए, कहानी सुनिएगा। एक मेटल नाइट्रेट है, गरम किया, मेटल का ऑक्साइड बना, HCl से रिएक्शन कराई तो मेटल का क्लोराइड बना। X लिखा है, पता नहीं है। हमसे बोला गया अगर हमने इसके 2 ग्राम लिए, कितने ग्राम? तो मेटल क्लोराइड के कितने ग्राम बनेंगे? समझना, वैलेंसी फैक्टर केवल मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, तो उसके बाद तुम किसी का भी इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। और इक्विवेलेंट कंसेप्ट क्या है सुनना, इससे ये कैसे बना है इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। जो भी चीजें रिएक्ट करती हैं या जो बनती हैं उनके ग्राम इक्विवेलेंट आपस में क्या होते हैं? बराबर। केवल एक ही लाइन लिखी जाएगी कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल नाइट्रेट किसके बराबर होगा? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, सुनते जाओ, जो दिया है, जिसका पूछा है, MClX। और थ्योरी केवल किस पर चलेगी मालूम है क्या? जो दिया है और जो पूछा है उनके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दो, कहानी खत्म। क्या रिएक्शन है, कैसे बनता है, जानने की जरूरत नहीं है आपको अब। लेकिन ये इतनी आसानी से कब हो पाएगा? जब, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट, मोल निकालते थे, देख लो, तुम्हें उसका एहसास होना चाहिए तुम क्या पढ़ रहे हो। ग्राम इक्विवेलेंट होता है वेट इन ग्राम और डिवाइडेड बाय, ये मामला फंस गया, कौन आ गया? इक्विवेलेंट वेट। वेट तो पता रहता है, अब इक्विवेलेंट वेट आया तो इक्विवेलेंट वेट के लिए क्या पता होना चाहिए? वैलेंसी फैक्टर। यानी इस पूरे खेल का हीरो कौन है? वैलेंसी फैक्टर। और वैलेंसी फैक्टर जो 10वीं में पढ़ा रहा हूं उसमें पेन लेके ऐसे ऐसे तुम्हें करना नहीं है बार बार, तुमको एग्जैक्टली याद होना चाहिए कि अच्छा बेस है, OH माइनस रिप्लेसेबल, देख के फटाक से लिखा कि वैलेंसी फैक्टर ये। क्योंकि जितनी जल्दी वैलेंसी फैक्टर लिखोगे उतनी जल्दी ग्राम इक्विवेलेंट लिख पाओगे और उतनी जल्दी अपने आंसर को सॉल्व करके निकाल पाओगे, वरना इसी में मैक्सिमम दुनिया टहलती रहती है। क्लियर है मामला? तो इसके लिए आपको क्या अच्छे से आना चाहिए? वैलेंसी फैक्टर। इसलिए इस पे जोर दीजिए, अच्छे से इसको पढ़िए और रिजल्ट को याद रखिए।